हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। लगातार स्पीड को बढ़ाने के साथ साथ में कई सारी वीडियोस को अब लेकर आने वाले हैं जो लॉन्ग में क्वेश्चंस आते हैं भाई 25-25 नंबर में। सबसे पहले उन क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने वाले हैं। आज एक आसान सा टॉपिक है जिसका नाम है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ये लॉन्ग में आता है और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर क्यों नहीं रह सकते, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं रहते भाई, ये भी क्वेश्चन शॉर्ट में पूछ लिया जाता। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग दो क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं और अगर ये दोनों फंस जाते हैं तो 25 वो हो गए, और अगर दो में भी दूसरा आ जाता है तो 25 से 30 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं, डिटेल में आपको समझाते हैं। देखो भाई, पीछे पीडीएफ क्या लगी हुई है, क्या लिखी है, उससे कोई मतलब नहीं है। ध्यान से समझो, हम आपको बताते कहानी क्या है। एक आदमी था जिसका नाम था डाल्टन, पूरा नाम था जॉन डाल्टन मेरे भाई, ठीक है। उसने कहा दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब परमाणुओं से, एटम से मिलकर बनी है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, जिन्हें हम लोग परमाणु यानी एटम कहते हैं। जैसे ये माइक परमाणु से मिलकर बना है, ये फोन परमाणु से मिलकर बना है, ये कैमरा परमाणु से मिलकर बना है, ये लाइट परमाणु से मिलकर बनी है, ये पेन परमाणु से मिलकर बना है, एटम से मिलकर बना है, यानी सब कुछ एटम से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद बहुत सारे लोग आए भाई, ठीक है। जैसे पहले जे टॉमसन आए, उन्होंने अपना एक मॉडल दिया। फिर रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया वो फिर धीरे धीरे करके वही उसी मॉडल को ग्रो करा गया। सुनो मेरे भाई, रदरफोर्ड ने कहा क्या था जो इस बोहर मॉडल को देने की जरूरत पड़ी, ध्यान से समझो। रदरफोर्ड ने कहा कि भैया जो एटम है यानी जो परमाणु है जिसके बारे में डाल्टन बता रहे हैं, ये दो भागों से बना होता है। दो भागों का मतलब, एक भाग उसका न्यूक्लियस कहलाता है यानी नाभिक कहलाता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और चारों तरफ मेरे भाई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। ध्यान से समझिए मेरे भाई, दो भागों से एटम मिलकर बना होता है। एक उसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सीधी सी बात है। लेकिन लोगों ने इनसे पूछा रदरफोर्ड से कि भाई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, कब तक लगाएंगे चक्कर यार, कभी तो थक जाएंगे और थक जाएंगे, इलेक्ट्रॉन गिर पड़ेंगे। और लोग तो कहना सब कुछ परमाणु से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन गिर जाएंगे, परमाणु खत्म हो जाएगा, परमाणु खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म होने की नौबत आ जाएगी। तो इन्होंने कहा भैया इसका जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन बोहर ने, नील बोहर ने इसका जवाब दिया और एक नया मॉडल दिया जिसे कहा गया बोहर्स एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मतलब परमाणु के लिए यह मॉडल दिया गया है, इसीलिए इसे हम लोग बोहर्स एटॉमिक मॉडल कह रहे हैं। बहुत ही सरल इन्होंने बताया, उसे हम पढ़ें उससे पहले समझिए रदरफोर्ड की कमी क्या है कि कब तक चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाते लगाते थक जाएंगे तो गिर जाएंगे। तो इन्होंने, बोहर ने कहा हम समझाते हैं, सुनो। बोले चक्कर ऐसे नहीं लगाएंगे मेरे भाई, सीधी सी बात है, हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है। चक्कर केवल वहीं लगाएंगे जिनमें उनका जो कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम है वो NH/2 पाई होगा। सर जी इसका क्या मतलब है? इन्होंने प्रॉपर प्रूव करके दिखाया कि जिन भी कक्षाओं में एंगुलर मोमेंटम इतना होगा वो स्टेबल कक्षाएं होंगी, स्टेबल ऑर्बिट्स होंगे मेरे भाई, उसमें ना तो एनर्जी बढ़ेगी ना घटेगी और लगातार वो चक्कर लगाते रहेंगे। लोगों से इन्होंने कहा भैया देखो जो एनर्जी भी नहीं बढ़ रही है, घट नहीं रही, जितनी है उतनी है, तो वो थकेगा ही नहीं, चक्कर लगाता रहेगा। तो इस तरीके से इन्होंने एक क्रिएटिविटी अंदर से जोड़ दी और रदरफोर्ड का मॉडल थोड़ा सा ठीक हो गया और फिर वो कहलाया बोहर्स का एटॉमिक मॉडल। क्या है आइए पढ़ के सुनाते हैं, सुनो। बोहर ने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी क्या है कि भैया जो लाइट है, जो प्रकाश है, छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है जिन्हें हम लोग फोटोन या क्वांटा कहते हैं। एक फोटोन की एनर्जी h न्यू होती है भाई, ठीक है। तो प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी के आधार पर ठीक किया और एक नया मॉडल प्रपोज किया, प्रस्तुत किया। क्या मॉडल था सुनो मेरे भाई। सबसे पहले तो इन्होंने यही कहा एटम में एक स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज हैवी न्यूक्लियस होता है। क्यों मेरे भाई? बीच में नाभिक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस होता है। इसका मतलब जो पूरा न्यूक्लियस है ये पॉजिटिवली चार्ज है मेरे भाई, ठीक है। तो एटम में एक स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज हैवी न्यूक्लियस होता है तथा न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते रहते हैं यानी चक्कर लगाते रहते हैं। बाढ़ में गई दुनियादारी, सरल भाषा में समझो। इन्होंने कहा परमाणु दो भागों से मिलकर बना होता है। एक भाग परमाणु का नाभिक यानी एटम का न्यूक्लियस कहलाता है जिसके अंदर मेरे भाई प्रोटॉन होता है, पॉजिटिव होता है, और दूसरा उसके चारों तरफ का वो क्षेत्र होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं मेरे भाई, रिवॉल्व करते रहते हैं।
इलेक्ट्रॉन्स केवल उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं में, क्योंकि इसी में रदरफोर्ड फंस गए थे, तो इन्होंने कहा केवल उन्हीं में चक्कर लगाते हैं जिनमें रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग कितना होता है, h/2π का इंटीग्रल होता है। h/2π का मतलब 1h/2π, 2h/2π या nh/2π होता है। सभी को पता है एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग। कोणीय संवेग कैसे निकालते हैं मेरे भाई, सबसे पहले m, m माने हम माने द्रव्यमान। द्रव्यमान जब हम चलने लगे तो हमारे अंदर क्या आ गया, वेग, तो हो गया भैया द्रव्यमान के साथ वेग यानी संवेग यानी मोमेंटम। मोमेंटम की जब हमने गुणा कर दी दूरी से तो ये क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग हो गया, जिसे हम लोग एमबीआर कहते हैं। एंगुलर मोमेंटम को एमबीआर या जे से लिखा करते थे फर्स्ट सेमेस्टर में, आपको याद होगा, ठीक है। इन्होंने कहा इसका मान कितना होना चाहिए, nh/2π होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, n का मान 1 2 3 4 इस तरीके से चीजें हो सकती हैं, तो nh/2π होता है मेरे भाई, ठीक है। यानी सरल भाषा में बताएं तो बोहर ने क्या कहा कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें मेरे भाई एंगुलर मोमेंटम nh/2π होता है। इन्होंने बता दिया भैया nh/2π में कौन सी चीज, क्या m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसका द्रव्यमान है। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। r क्या है, रेडियस है, जहां पे वो त्रिज्या है जिस पे वो चक्कर लगा रहा है। n क्या है, n कोई इंटीग्रल नंबर है, n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। h क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है 6.6 10⁻⁻34 होती है, ठीक है। अब इन्होंने बताया कि भैया nh/2π होने से क्या हो जाएगा, तो इन्होंने बताया, क्या बताया, इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते समय इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डेफिनेट रहती है, निश्चित रहती है, ना बढ़ती है ना घटती है, ना तो एनर्जी रिलीज करता है और ना ही एनर्जी गेन करता है, यानी ना तो एनर्जी बढ़ती है ना तो एनर्जी घटती है। क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग बोहर ने इलेक्ट्रॉन के लिए 3 फार्मूला दिए, यानी इन्होंने कहा कि भैया जिनमें एंगुलर मोमेंटम इतना होगा उनमें ना तो एनर्जी बढ़ेगी ना एनर्जी घटेगी, और कुछ फार्मूला इन्होंने दे दिए। कौन कौन से फार्मूला दिया मेरे भाई, सबसे पहले रेडियस के लिए एक फार्मूला दिया जो आपको पता ही होना चाहिए। क्या फार्मूला दिया, Rn बराबर n² बटे में 4π² me⁴z। z क्या है, परमाणु क्रमांक है। Rn का मतलब पहले वाले कोश की त्रिज्या, दूसरे की त्रिज्या R1 R2 R3, इस तरीके से इन्होंने R यानी रेडियस के लिए ये फार्मूला दिया। एनर्जी के लिए फार्मूला दिया En बराबर 2π² me⁴ z² अपान में n²h²। ये काहे के लिए फार्मूला है, एनर्जी के लिए है। तथा साथ साथ में एक और फार्मूला सॉल्व करने पे मेरे भाई, जब ये सब हल कर लोगे, सारे मान रख दोगे, मान लिया हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, पाई का मान पता है, m का मान पता, इलेक्ट्रॉन का E का मान पता, सारे जब मान रख लेंगे, Z की वैल्यू मान लिया 1 रख लेंगे, तो हल करने पे आएगा E बराबर माइनस का 13.6 अपान n² EB पर एटम, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। जहां पे बता दिया E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, Z न्यूक्लियर चार्ज है, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट है, 3 × 10⁸ होती है, N क्वांटम नंबर है। यानी आपने क्या समझा, समझाइए कि परमाणु 2 भागों से बना होता है, एक उसका नाभिक यानी न्यूक्लियस, दूसरा उसके नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो एरिया होता है। वो उन्हीं में चक्कर लगाएंगे जिनमें एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग nh/2π होगा। उसके अलावा कुछ 2-3 फार्मूला दे दिए, ये फार्मूला आपको पता होने चाहिए मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, तीसरा और आखिरी पॉइंट, यदि कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जंप करता है, क्या मतलब मेरे भाई, कि मान लिया 2 ऑर्बिटल हैं, अब 2 ऑर्बिटल, अरे हटाओ, एक s ऑर्बिटल है, मान लिया एक p ऑर्बिटल है, तो अगर S से P में वो जंप करता है तो इस ट्रांजिशन में एक स्पेक्ट्रम लाइन दिखाई देती है जिसकी फ्रीक्वेंसी निम्न प्रकार से प्रेजेंट करते हैं। स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है, स्पेक्ट्रल का मतलब, स्पेक्ट्रम का मतलब ग्रुप होता है, ग्रुप हो गया, चटिया हो गई, गैंग हो गया, स्पेक्ट्रम कहते हैं। कि इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है तो इसी तरीके से तो स्पेक्ट्रम बनता है, आपने सुना है। अगली वीडियो हम आपको वही देंगे, देखेंगे, अभी रिकॉर्ड करेंगे। देखो यहाँ पे थंबनेल के लिए लिखा रखा हुआ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो अगली वीडियो वही पड़ेगी या फिर आपको कल सुबह मिल जाएगी वो वीडियो, ठीक है। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, ये सब कैसे बनती है सीरीज, ऐसे ही तो बनती। यहां से इलेक्ट्रॉन पहले में जंप कर गया तो लाइमन हो गई, दूसरे में कर गया तो बामर हो गई, पास्चन हो गई, फुंड हो गई। तो इस तरीके से मेरे भाई ग्रुप बनता है, वो लाइंस दिखाई देती हैं जिन्होंने क्या कहा, स्पेक्ट्रम लाइन जो दिखाई देती है उसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब कितनी लाइन दिख रही है, कितनी बार वो हो रहा है। आवृत्ति का मतलब होता है 1 सेकंड में वो काम कितनी बार हो रहा है। मम्मी ने चप्पल लेके तुम्हें सूद दिया, 1 सेकंड में जितनी चप्पलें पड़ी उनकी चप्पलों की आवृत्ति है। तो आवृत्ति कितनी होगी, तो लाइट की फ्रीक्वेंसी को हमेशा न्यू से लिखते हैं। न्यू बराबर क्या है, E1 - E2 अपान h है। क्यों है, क्योंकि 2 लेवल है, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जंप कर रहा है, तो एनर्जी में चेंज क्या है, मान लिया पहले ऑर्बिटल की एनर्जी E1 है, दूसरे की E2 है, तो E1
E1 माइनस E2 अपान में H रखेंगे। फार्मूला कहां से उठा ला है? प्लांक ने क्या कहा था? एनर्जी होती है E बराबर h न्यू, यहीं से तो न्यू का मान निकाला, इसीलिए कहा कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से बताई चीजें मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से यदि इलेक्ट्रॉन एटम के लोअर एनर्जी लेवल में प्रेजेंट हो तो इसे एटम की ग्राउंड स्टेट कहते हैं, और यदि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाता है तो इसे एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। यानी दो लेवल हैं, जब उसकी एनर्जी कम है तो उसे क्या कहेंगे? ग्राउंड स्टेट, उड़ के ऊपर पहुंच गया तो उत्तेजित हो गया तो उसे हम लोग एक्साइटेड स्टेट कह देते हैं भाई, ठीक है। ये है बोहर का मॉडल। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। सबको पता है नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। क्यों इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है? तो ये हमने निकाल के दिखाया कि भैया नाभिक के अंदर रहने के लिए एनर्जी बहुत कम होनी चाहिए, 4 eV के करीब होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन की निकाली तो बहुत ज्यादा आ गई, नियर अबाउट 100 के करीब आ गई। तो जब ज्यादा एनर्जी है, बौराया हुआ आदमी है, तो छोटी जगह में उसे कैसे बंद करके रख सकते हो? तो निकाल के दिखाया हमने। वी नो दैट न्यूक्लियस की जो नाभिक की त्रिज्या होती है 10 की घात -14 मीटर के करीब होती है। अतः यदि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी की वैल्यू है वो न्यूक्लियस के डायमीटर के बराबर होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन हमें फिट करना है कहीं पे तो जो नाभिक का व्यास है, जो उसका डायमीटर है, उससे रिलेटेड चीजें होनी चाहिए। तो हमने लिख दिया कि नाभिक के न्यूक्लियस के डायमीटर के इक्वल होनी चाहिए, जो कि कितना होता है? डेल्टा एक्स का मान न्यूक्लियस के लिए जो अनसर्टेनिटी है वो इतनी होती है। इलेक्ट्रॉन में मोमेंटम की अनसर्टेनिटी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो भैया सभी को पता डेल्टा पी बराबर एच अपॉन डेल्टा एक्स होता है। कहां से उठा ला है मेरे भाई? ये है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग ने दिया था डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स बराबर एच अपॉन 2 पाई, तो वही लिखा हुआ हमने, ठीक है। तो जब यहां पे मान रखते हैं एच, इसे लोग एच बार भी पढ़ते हैं, एच कट भी पढ़ते हैं, इसका मान एच अपॉन 2 पाई के बराबर होता है, ठीक है। तो जब हम लोग h का मान रखेंगे तो h का मान इतना है, डेल्टा x न्यूक्लियस के लिए इतना होता है, ये रख देंगे। यहां पे रख के हल करेंगे तो मोमेंटम इलेक्ट्रॉन के लिए इतना होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। उसी तरीके से जो एनर्जी है, देखो भैया, यदि मोमेंटम में 5.275 गुणा 10 की घात -21 से अनसर्टेनिटी है तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम इसी ऑर्डर का होना चाहिए। उसी के साथ साथ जो एनर्जी अगर हम निकालें काइनेटिक एनर्जी को k से लिख लो चाहे t से लिख लो, तो t बराबर p²/2m है। p का मान हमने ये देखो ये निकाला, ये रख दिया। m इलेक्ट्रॉन के लिए 9 गुणा 10 की घात -31 रख दिया। मान रखने के बाद जब हल किया तो देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई? 96.7 MeV आई। बताना क्या चाहते हैं समझो, पहले सरल भाषा में समझो, वैल्यू ना भी रखना, बना के लिख देना 2 नंबर में, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, न्यूक्लियस बहुत छोटा है तो जो उसके लिए अनसर्टेनिटी वैल्यू है, जो उसका डायमीटर देखना पड़ेगा ना, साइज कितना है, तो हमने वैल्यू रख के देखी कि डेल्टा एक्स उसके लिए इतना है, न्यूक्लियस के लिए। तो फिर हमने क्या किया भैया, डेल्टा पी का मान निकाल लिया, वहां से फार्मूला लगा के डेल्टा पी बराबर क्या होता है? एच बार अपॉन डेल्टा एक्स, या एच कट भी बोल देते हैं बहुत लोग, जो भी आप बोलो, एच कट अपॉन डेल्टा एक्स या एच बार अपॉन डेल्टा एक्स है। डेल्टा पी निकल आया तो भैया काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी होती k बराबर p²/2m। p का मान यहां रखा, m का मान रखा, जब हल किया तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आई 96.7 MeV। लेकिन मेरे भाई न्यूक्लियस के लिए होनी कितनी चाहिए? ये देखो, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 96.7 MeV होनी चाहिए, लेकिन ये तो हमने न्यूक्लियस के निकाला, सॉरी। तो ये हमने किसके लिए हल किया? देखो मेरे भाई, न्यूक्लियस के लिए देखो क्या है, न्यूक्लियस के डायमीटर के इक्वल होती है, यानी न्यूक्लियस के लिए डेल्टा एक्स इतना है, न्यूक्लियस के लिए जो मोमेंटम है वो इतना है, तो न्यूक्लियस के लिए जो एनर्जी है वो इतनी होनी चाहिए भैया, ठीक है। लेकिन आई कितनी? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 96.7 MeV होनी चाहिए, लेकिन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस की मैक्सिमम एनर्जी जो है वो 4 MeV होती है, 4 MeV होती है मेरे भाई। होनी कितनी चाहिए भैया? 96.7 होनी चाहिए, और है कितनी? 4 MeV है। इसे आप शायद समझ नहीं पा रहे हो, जरा यहां देखो मेरे भाई, 96.7 MeV का मतलब है कि भैया MeV का मतलब 1.6 गुणे 10 की घात -13 जूल, ये जूल में चलेगी भैया, ठीक है। और इसका मतलब है 4 गुणे 10 की घात -13 जूल। बहुत बड़ा फर्क है इन दोनों में, कितने का फर्क है मेरे भाई? MeV में चल रही है चीजें मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से भैया जो एनर्जी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, कोऑर्डिनेशन फिट नहीं हो रहा है, और नहीं फिट हो रहा है, इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता। तो अगर 2 नंबर में आपसे पूछ लिया जाए तो बिल्कुल सरल भाषा में अगर आपको बताएं तो भैया जो इलेक्ट्रॉन, जो रेडियो एक्टिव डिके होता है, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो न्यूक्लियस की एनर्जी से मैच नहीं कर रही है। जब तक एनर्जी मैच नहीं करेगी तब तक मेरे भाई कोई भी आदमी, अगर बारात भी करने की बात आ जाए तो बारात, रिश्तेदारी और साझेदारी हमेशा बराबर वालों में होती है, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता। 2 नंबर में पूछ सकता है। बाकी बोहर का एटॉमिक मॉडल है, ये भी आपको पता होना चाहिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बोहर का एटॉमिक मॉडल डिटेल में हमने आपको बता दिया, और नीचे वाले में थोड़ा सा हम शायद
ये कह गए थे कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा, नहीं सर, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कितनी निकल के आती है 4 MeV के करीब, लेकिन जो न्यूक्लियस की हम लोगों ने एनर्जी निकाली वो कितनी है 96.7 MeV है। दोनों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगली वीडियो आपको देने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें हम लगातार आने वाले 10-12 दिनों के अंदर अच्छी खासी 15-20 वीडियोस आपको दे देंगे, जो आपके लिए पर्याप्त होंगी भाई पास होने के लिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए, पास नहीं 75 में 75 लाने के लिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।